आज की जो हमारी ये क्लास है ये यूजीसी नेट समाज कार्य पर बेस्ड है। और आप सब को पता है कि समाज कार्य का पेपर यूजीसी नेट में 18 जून 2024 यानी आज 16 जून है, कल 17 और परसों पेपर है आपका, यानी कल का और समय है आपके पास, है ना। और आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी लोग आज अपना जो है एडमिट कार्ड, पेन और आधार कार्ड, जो भी चीज़ें या जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं इंस्ट्रक्शंस में, उन सभी चीज़ों को आज आप लोगों को क्या करना है, उसको रख लेना है, प्रिंट आउट करवा के उसे रख लेना अपने पास आज की ही डेट पे। दूसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि मॉर्निंग शिफ्ट में है, रिपोर्टिंग टाइम दर्शाया गया है 7 AM पर, है ना। और ये रिपोर्टिंग चलेगा 9 AM तक, है ना सिराज, या 9:30 तक, कब जी तक सर। है? 9 AM। 9:30 रिपोर्टिंग टाइम है सर। अच्छा 9 o'clock सर, 9 o'clock। तो 9 o'clock यानी आप ये कह सकते हो कि सुबह 9 बजे तक की लास्ट है, उसके बाद गेट हो जाएगा क्लोज्ड, है ना। आप सभी को पहुंचना है इसी 7 to 9 के बीच में अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है ना। जिसका जहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर है, जिस राज्य में है, आप सभी लोग अपने निर्धारित समय पर 1 से 1.5 घंटा पहले आप लोगों को क्या करना है, पहुंच जाना है। 1 से 1.5 घंटे में आपको वहाँ पे पहुंच जाना है अपने एग्ज़ाम सेंटर पर। और सारे जो भी इंस्ट्रक्शंस में लिखा गया है, जो चीज़ें लेके जाने के लिए आप लोगों के लिए, उन सभी चीज़ों को लेके जाना होगा। कई वर्षों बाद OMR सीट पर बेसिकली ये पेपर हो रहा है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ें, ठीक है। और पेंसिल भी लेके जाना आप सभी लोग। अगर मान लीजिए पेंसिल अलाउ करेंगे तो लेके चले जाना, अदरवाइज अलाउ नहीं करेंगे तो बाहर रख लेना। तो आप क्या करना, पेंसिल से अपने पेपर पर उस पर टिक करना कि आपने मान लीजिए क्वेश्चन नंबर पहला है और 4 क्वेश्चन के यहाँ पे जो है इसके लिए ऑप्शन दिए गए हैं, और इनमें कौन सा ऑप्शन सही है, इस पर आपने टिक मार लिया कि ऑप्शन नंबर बी पे जो है ये ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और ऑप्शन उसके बाद OMR शीट पर आप देखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके का चीज़ें मिलेंगी। मैंने OMR शीट अभी आपको दिखा दूंगा, मेरे पास है अभी, ठीक है। उसमें क्या करना है, ऑप्शन को ढूंढना होगा, ए वाले ऑप्शन पर और या बी वाला ऑप्शन, जो भी ऑप्शन सही गया है, आप उसमें सर्कल में जो है डार्क गोला बनाना होगा बस, है ना। और अगर आपने इसको एक बार फिल कर दिया है, अगर बाद में पता चला कि अभी इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, और फॉर्म आपने यहाँ पे OMR सीट को भर दिया है, तो आप इसे गलत नहीं कर सकते, क्योंकि अब ये हो चुका है जो होना था। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसमें ना ही आप क्रॉस करेंगे, ठीक है, ना ही किसी अदर तरीके से आप इस फॉर्म ऑप्शन नंबर डी या ए को भर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप लोग परीक्षा के दौरान में। अभी मैं आप लोगों को लास्ट में क्लास के OMR सीट दिखाऊंगा, अनुक्रमांक नंबर भी दिखाऊंगा, और आप लोगों का जो है आवेदन नंबर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, नाम भी है, क्या क्या है आपको सभी दिखाऊंगा अभी लास्ट में। उसके बाद आपको बता दूं कि आपको पेपर, देखिए पहले क्या हुआ करता था, 2018 से पहले 2 पेपर मिला करते थे, क्योंकि सोशल वर्क यूजीसी नेट में एक पेपर फर्स्ट आता है, दूसरा पेपर सेकंड आता है। पेपर फर्स्ट तो कॉमन है, कोर पेपर है, जैसा कि आप सब जानते हैं। इसमें रिसर्च, एप्टीट्यूड, DI, हायर एजुकेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा, लगभग 10 यूनिट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। ये चीज़ें पूछी जाती हैं पेपर फर्स्ट में, कॉमन पेपर होता है। 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 नंबर का होता है पेपर फर्स्ट। सेकंड पेपर 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर का होता है। टोटल आपका होता है 300 नंबर का। मान के चलिए अगर आप 180 to 200 के बीच में अगर आप रहेंगे 300 में से, तो आप अच्छा खासा करेंगे, है ना। एक अनुमान है, अभी तक यूजीसी नेट 2004 से लेके 2023 तक के बीच का अनुमान बता रहा हूँ। 200 के बीच में है और 180 और 200 के बीच में है, तो बहुत अच्छा नंबर है आपका, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मैं बात करता हूँ अगर दोनों पेपर दे देते हैं साथ में, तो ध्यान सुनिए, अगर दोनों पेपर, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मिल जाता है दोनों पेपर, तो जिन बच्चों ने यूजीसी नेट के अगर क्लास सोशल वर्क का लिया है, तो सबसे पहले मैं सभी लोगों से कहूँगा कि समाज कार्य पेपर को ओपन करिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर हो सकता है 51 से मिले, ठीक है, क्योंकि हर पेपर में
पहले क्या हुआ करता, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ओएमआर शीट जब भी रहेगा पेपर के अंदर होता है, पेपर के अंदर डाला होता है ओएमआर शीट, है ना। अब क्योंकि अगर पेपर फर्स्ट में दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास पेपर सेकंड का दूसरा ओएमआर शीट आएगी, नहीं, तो पेपर 1 में ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि आपको दोनों मिल जाए, है ना। अलग अलग भी ओएमआर शीट, देखो अभी इस बार कुछ अलग रणनीति हो सकती है, भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन भी नहीं दिया है उसने कि ऐसा पेपर आएगा वैसा नहीं, ये तो आपको वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पर ही पता चल पाएगा, इस तरीके की चीज़ें। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है 100% मैं बता रहा हूँ कि एक ही में निकलेगा और उसमें 100 मिलेगा, तो वहाँ पे 51 मिलेगा। अगर अलग अलग हुआ मार्कशीट तो सोशल वर्क में 1 नंबर से शुरू हो जाएगा अगेन, ठीक है। तो आपको जो अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक मार्कशीट में क्वेश्चंस के यहाँ पर बनाया हुआ है इस तरीके से, पहला दूसरा तीसरा ABCD, तो आपको 51 यहाँ पे मिलेगा। और आपने सोशल वर्क अगर ओपन किया है तो ध्यान दीजिए इस बात को, 51 वाले कॉलम को भरना शुरू करिएगा। यहाँ पर जैसे गोला बना रहेगा 51 क्वेश्चन से बना, अगर आपने सोशल वर्क पहले ओपन किया तो। और यदि नहीं देंगे तो आप वही चीज़ें हैं, पेपर फर्स्ट को सबसे पहले करिएगा, अगर मिलता है तो सोशल वर्क करिएगा, क्योंकि इसमें आपकी पकड़ है। क्योंकि यहाँ आपका शुरुआत में मॉर्निंग का शिफ्ट है, सुबह सुबह की वो है समय है, और उस समय जैसे ही आप जाएंगे पेपर वगैरह ओपन करेंगे, सोशल वर्क में आपने पकड़ बना रखी है तो अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। और आप ऐसा भी कह सकते हो कि मनोवैज्ञानिक अगर आप प्रभाव को भी देखोगे तो भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऐसा चीज़ें जो है प्रस्तुत हो जाती है। दूसरी चीज़, पेपर आप सबको मालूम है कि ऑफलाइन पेपर है, तो पेपर आपको मिलेंगे, है ना। अब पेपर ओपन करोगे, यहाँ पे कंप्यूटर वगैरह कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं है कि आप सामने देखें, है ना, टाइमिंग वगैरह सब। हाँ, लेकिन ये कि थोड़ा सा ध्यान रहे कि उस हॉल में वॉच भी होना चाहिए, और यदि नहीं है तो आप अपने पर्यवेक्षक से इस तरीके से बात कर सकते हैं कि सर वॉच की व्यवस्था करिए, है ना, या हमें 1 घंटे या आधे घंटे पे कुछ इन्फॉर्म करें ताकि हम उस चीज़ से सहमत रहें। इस तरीके की चीज़ें आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक थोड़ी है। भारत का संविधान आपको बोलने की आज़ादी देता है, आप अपनी बात को रख सकते हो उनके सामने, है ना। हिचकिचाना नहीं है कि हम क्यों जाए पूछे, बाकी लोग नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, आप आगे उठ के आओगे तब सभी लोग पूछेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोग वहाँ पर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अभी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर अभी 2018 का आप लोगों के सामने यहाँ पे कंप्लीट करवाऊंगा। कैसे करवाऊंगा इस चीज़ों को अभी आप लोग देखेंगे। तत्पश्चात उसके बाद मैं आप लोगों से 13 दिसंबर 2023 का पेपर मैंने एक बार करवा चुका हूँ, लेकिन एक बार आज और करवाऊंगा, है ना। थोड़ा तीव्र गति से करेंगे, 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लेंगे हम लोग आज, क्योंकि ये दोबारा मैं करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ मेरा कहने का आशा ये हुआ कि प्रश्न जब भी आप सभी लोग पढ़ें तो आराम से, यानी जो है ब्रेक कर करके पढ़ें, क्वेश्चन को ब्रेक करके। ब्रेक करने का मतलब है कि आपको जहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है वहाँ तक चलिए। जैसे आपको कुछ थोड़ा सा टर्न मिल रहा है, क्वेश्चन में टर्न मिलता है कि थोड़ा सा टॉपिक अलग बना देता है उसी में जो है प्रश्न को बनाते वक्त, तो वहाँ आप लोग कॉमा लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास ऑफलाइन का पेपर है, पेपर सामने रखा हुआ है, या आप उस पर इस तरीके का ऑब्लिक का चिन्ह लगा के रुक जाइए। अगेन आप पढ़े, क्योंकि इससे प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अगर आपने प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक और आराम से पढ़ेंगे तो प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, आए हुए प्रश्न भी आपके सही हो जाएंगे। बात अब ये आती है कि आप लोग 4 ऑप्शन में से दो ऑप्शन जो होते हैं, उन ऑप्शनों को आप क्या कर देते हो, सही कर देते हो, लेकिन 2 ऑप्शन ऐसे हो जाते हैं जो आपको बड़ी कंफ्यूज कर देते हैं। कारण ये है कि आपने बहुत सारी टॉपिक पढ़ लिया है, बहुत सारी चीज़ें कर लिया है आपने। यहाँ उस समय केवल एक ही रास्ता है। इस समय अगर आपको 2 ऑप्शन आपने एलिमेंट कर लिया है, 2 ऑप्शन आपके पास रह गए हैं, तो एक ही रास्ता उस समय है, और वो रास्ता ये है कि इन 2 ऑप्शनों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न को अगेन पढ़ना है, दोबारा से प्रश्न पढ़ना है। और आपको जब प्रश्न से संबंधित कोई भी की मिलता है, कोई कीवर्ड मिलता है, और वो कीवर्ड मिलता है ऑप्शन का, तो वही ऑप्शन रहेगा, वही ऑप्शन आपका सही जाएगा। तरीका यही है। यदि कन्फ्यूज़न है, हालांकि मैंने आपसे पहले से काफ़ी समय से बताते चला आ रहा हूँ, उस चीज़ को जो है स्टडी के माध्यम से ही केवल क्लियर किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वहीं से ही ये स्पष्टीकरण हो सकता है, परीक्षा के दौरान नहीं। वर्षों में भी कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको सामने, जब वर्ष मिल जाएंगे, 4-5 वर्ष मिल जाएंगे, मैं कौन सा लगाऊँ कौन सा नहीं। जिस समय सर पढ़ा रहे थे उस समय वर्ष खूब आ रहे थे, इसलिए रहे थे क्योंकि सर बोल रहे थे, है ना, अपने से। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अपने से क्वेश्चन करने का प्रयास किया करें,
तो अभी आपके पास एक चांस है, लास्ट टर्म समझो चांस है, अपने से बोल कर क्वेश्चन को करिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये चीज़ें प्रश्न करने का तरीका यही होगा। अभिकथन और कारण एक ऐसे प्रश्न बनेंगे जहां व्याख्या हो रही है, व्याख्या नहीं हो रही है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, एक तो ट्रिक का भी फॉलो कर सकते हैं आप लोग वहां पर, है ना। और ये ट्रिक है, ट्रिक कभी कभी काम करती, कभी कभी काम भी नहीं करती। मैंने क्योंकि का लगाने के मतलब ट्रिक बता रखा है। बाकी देखो कारण का मतलब मैंने कहा कि मैं सही हूं, है ना। आर ये कह रहा है कि आप सही है किस वजह से, आर ये कह रहा है, तो इसका मतलब है कि वजह बता रहा है, कारण तर्क बता रहा है कि ए सही है, तो व्याख्या है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बात को समझने का प्रयास करिए। इसी तरीके से प्रश्न आएंगे। प्रश्न कहता है कि भाई समाज कार्य जो है वह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है, ये बात सत्य है। और व्यावसायिक होने के नाते आप कह सकते हो कि कारण में, तर्क में एक्सप्लेन करेगा, क्योंकि उसमें केस वर्क है, ग्रुप वर्क है, कम्युनिटी वर्क है, सोशल एक्शन, सोशल रिसर्च, सोशल जो है वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, ये चीज़ें शामिल, इस वजह से ये है। या आप ये भी कह सकते हो क्योंकि ये प्रोफेशन तब होगा जब आप वैज्ञानिक और क्रमबद्धता को फॉलो करोगे। तो इस तरीके के प्रश्न, अब ये नहीं कि आपने देखा ऊपर समाज कार्य व्यवसाय लिखा है, आर में भी, तर्क में भी व्यवसाय लिखा है, तो की व्याख्या हो रही है। नहीं, व्याख्या ऐसे नहीं होती है। वजह, तर्क, कारण जब व्याख्या करता है एक को, तब आप कहोगे कि आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इन प्रश्न, और ये प्रश्न 10 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, दो राय नहीं, इसमें 10 क्वेश्चन आपको मिलने हैं। 10 टाइम्स के या 10 टाइप का प्रश्न सोशल वर्क सेकंड पेपर में बनता है, और जिसमें से एक टाइप अभिकथन और कारण का है। 10 क्वेश्चन आएगा। लेकिन अगर आपने 7-8 क्वेश्चन इस प्रश्न में सही किया ना, तो बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, और मुझे उम्मीद है कि इतना आप करेंगे बेटा, है ना। अब रही बात गद्यांश वाले प्रश्नों पर। गद्यांश प्रश्न में आपको बिल्कुल समय नहीं व्यतीत करना है, और जिसकी पेपर में आप करते क्या हो, सबसे पहले आप जब प्रश्न पढ़ते हो ना, आप जाते हो घबराहट, आपके अंदर जो घबराहट आने लगती है। और ये वजह ये है क्योंकि आपको लगता है कि आज मैं पेपर देने आया हूँ, है ना, ऐसा लगता है आपको। आपके मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, पेपर देने आया हूँ, और जो है अगर मैं समय पर नहीं कर पाऊँगा तो मेरे क्वेश्चन छूट जाएंगे, और भी चीज़ें। लेकिन ये बात तो है, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चलती हैं, ये बात सत्य है, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन आपको वहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। प्रश्न को बड़े ही ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। यदि आप घबरा जाते हैं तो प्रश्न आए हुए गलत हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न पैदा हो जाएगी। रिलैक्स हो जाइए उस समय आप सभी लोग। अगर जब इस तरीके की चीज़ें आती है, थोड़ा सा रिलैक्स आ जाए, मस्तिष्क को स्थिर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि वही प्रश्न जो आपको टेंशन दे रहा है, वही प्रश्न जो आपको कंफ्यूज कर रहा है, जितने बच्चे उस हॉल में बैठे हैं ना, उन सभी को भी यही प्रश्न कंफ्यूज कर रहा है। केवल आप यूनिक नहीं हो, उन लोगों को भी वही कर रहा है, सभी को। तो ऐसे में आपको प्रश्न को जो टैकल करना होगा, बड़े ही अस्थायी तरीके से करना होगा, और तभी आप परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। ये यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं आप लोग, है ना। प्रश्न ऑफलाइन और ऑनलाइन की मैं बात करता हूँ। ऑफलाइन पेपर भी अप्लाइड प्रश्न बनते हैं, लेकिन ऑफलाइन पेपर में मैं आपको बता दूं कि सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, एलिजिबिलिटी सीटेट में, कुछ बच्चों को पता होगा। बेसिकली क्या होता है कि सीटेट एक अप्लाइड प्रश्न बनाता है, कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनाता है 90%। वहीं अगर टेट की बात करते हैं, अदर स्टेट की बात, तो वो बेसिकली फैक्ट बनाता है। ठीक उसी प्रकार से यूजीसी नेट जो है एक प्रकार से नेशनल लेवल का है, एनटीए, यह आपको अप्लाइड प्रश्न बनाता है, और किसी राज्य में अगर सेट हो रहा है तो वह फैक्ट बनाता है। मेरे कहने का आशय आप लोगों से यह है कि आपने ट्रेंड देखा है इस तरीके की चीज़ें। परीक्षा में एनटीए इस बार पेपर ले रहा है ना, तो आप टोटली डिपेंड ना हो जाएं अपलेट जो है अप्लाइड प्रश्न पर। फैक्ट पर भी चीज़ें आप फोकस करें, फैक्ट पर भी। देखिए फैक्ट वो आएंगे, अब आपको अगर आएंगे भी तो कुछ यूनिक रहेंगे, सिलेबस से ही संबंधित रहेंगे, लेकिन बहुत डीप में रहेगा फैक्ट अगर आएंगे तो।
सोशल वर्क में आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो सभी बच्चों को आते हैं। ये आपको उस दौरान नहीं सोचना है कि मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए तो चलो भाई, है ना, मेरे 10 क्वेश्चन सही हो गए यानी मैं बहुत सही जा रहा हूँ। ये तो इजी क्वेश्चन है जो सभी बच्चों के सही है। ये कॉमन नंबर मिलते हैं, एक आध प्रश्न ऐसे गलत तो वो सभी बच्चों को मिलेंगे, उसको ऐड ही नहीं करना है आपको अपने में, वो कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न वो होगा आपको ऐड करना होगा जो आपको लगेगा इस तरीके का कि वो प्रश्न बड़े ही कठिन या बड़े ही जटिल प्रक्रिया में रिप्रेजेंट किया गया है, और वही प्रश्न पर आपको फोकस करना है। एक प्रश्न में बहुत बच्चे होते हैं, जैसे सरल प्रश्न मिल जाता है कि व्यक्तिगत समाज कार्य के अंतर्गत निदान की अवधारणा या जो है सामाजिक निदान की पुस्तक या सामाजिक निदान की अवधारणा किसने दिया, तो मैरी रिचमंड ने दिया। ये बात सबको पता है, सब लोग जानते हैं। इसमें 4 ऑप्शन पढ़ के और भी चीज़ें करके यहाँ पे टाइम व्यतीत नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक निदान की पुस्तक अगर मैरी रिचमंड लिखा है, बस आगे बढ़िए, हो गया। 2 से 3 से 5 सेकंड, ज़्यादा नहीं होना चाहिए 5 सेकंड से। कोई भी दिक्कत इसमें, कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लेना है। आगे जो प्रश्न टफ आने वाला है, क्योंकि इसमें आपने बचाए हैं अपने 55 सेकंड। इस प्रश्न में आपने बचाए हैं 55 सेकंड। यही 55 सेकंड आपका काम कहाँ करेगा, अब प्रश्न का काम आएगा। इस समय इस टाइमिंग को ध्यान रखिएगा। तो 10 प्रश्न तो तय हैं कि आपको इजी मिलेंगे, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं। बात समझ रहे हो ना, वही आपको वही टाइम यूज करना होगा वहाँ पे। जो प्रश्न आपको देखिए, अगर पेपर फर्स्ट भी बहुत बच्चे होते हैं, पेपर फर्स्ट भी ओपन कर सकते हैं। अगर पेपर फर्स्ट ओपन करते हैं आप, तो आपको डीआई हो गया, रिसर्च हो गया, यहाँ ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, वरना दिक्कत हो जाएगी सोशल वर्क वाले पेपर में, है ना। घबरा जाओगे लास्ट में सोशल वर्क में, क्योंकि आपने अच्छा पढ़ाई कर रखा है और दिक्कत कर जाओगे आप, है ना, प्रॉब्लम आ जाएगी। तो प्लीज़ ये सब सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पेपर सरल हो गए। एक और ओड इवन का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। पेपर में आप देख लीजिए उठा के, क्वेश्चन पेपर 2004 से लेकर 2023 तक के, लेकिन ये पैटर्न अगर मैं बात करता हूँ 2018 से, तो 2018 में क्या, फैक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड, फैक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड, ये चला है, फैक्ट, एप्लीकेशन बेस्ड, ये चला है पेपर में पैटर्न ओड इवन का। एक बार फैक्ट तो दूसरी बार अप्लाइड, फैक्ट अप्लाइड, फैक्ट अप्लाइड, फैक्ट अप्लाइड। अभी 2023 का पेपर दिखाऊंगा, ये यहाँ आपको अप्लाइड लगेगा या फैक्ट लगेगा, अभी आपको मैं बताऊंगा इस प्रश्नों के आधार पे, ठीक है। तो इस बार क्या आने वाला है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। अगर बनेगा भी तो कुछ रेशियो 40-60 का रेशियो बनेगा, ठीक है, या 6-40 का रेशियो बनेगा। इस तरीके का प्रश्न का रेशियो बनाया जाएगा। अब वो समय गया 90% और 10% का, अब ये वाला रेशियो लगता है 60-40 वाला रेशियो, है ना, ये वाला रेशियो लगता है, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट हो गया है। अब परीक्षा में मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ अगर दिक्कत आती है, कुछ चीज़ें आती है, पूछ लो अभी मुझसे। परीक्षा के दौर में अगर आप कुछ चीज़ों को, प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो आप थोड़ा पूछो, तो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ आप लोगों को भी। बताइए, इतनी बातें स्पष्ट लग रही हैं आप लोगों को? देखो ये बात तो गलत है भाई, अगर मैंने इतना पढ़ाया भी उसके बाद कोई रिप्लाई भी नहीं, जी सर, अच्छा लगता नहीं है इससे, है ना, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा मुझसे कि आगमन विधि क्या होता है, और एक बच्चे ने पूछा कि निगमन विधि क्या होता है। निगमन विधि क्या होता है, ये प्रश्न आपके पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो ये आपका पेपर मिलेगा शैक्षणिक पद्धति में, शिक्षा की पद्धति है ये, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि जो होता है ना, ये मनोवैज्ञानिक विधि कही जाती है, ये मनोवैज्ञानिक विधि है ये आगमन विधि। निगमन विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं होती है, ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। एग्जाम्पल से पहले आपने क्या दिया, उदाहरण दिया, उदाहरण से आपने समझाया, है ना, और फिर आपने क्या बनाया, रूल बनाया, नियम बनाया। उदाहरण से नियम की तरफ आगमन हो गया, आगमन आपका हो गया उदाहरण से जो है रूल की तरफ। निगमन विधि में पहले आपने नियम बता दिया
और फिर आपने उदाहरण दिया। जैसे मैंने आपको पहले नियम बताता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये मैंने नियम बता दिया। मैंने कहा कि 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये मेरा सवाल है। नियम आपको पता है, अब आप नियम लगाइए। मैंने अब देखो उदाहरण दिया, पहले नियम बताया है फिर उदाहरण दिया है आपको। तो ए की जगह पे आप 2 को रखेंगे, बी की जगह पे आप क्या रखेंगे, 3 को रखेंगे। बस सारा नियम पर फॉलो कर दीजिए। मैथमेटिक्स में बहुत यूजेबल होता है ये निगमन विधि। तो नियम से उदाहरण की तरफ ये जाएगा। पहले आप सोशल वर्क में जब एग्जाम्पल बताकर उसके कॉन्सेप्ट को बताया जाता है तो वो आगमन विधि होता है। आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर जाता है, विशिष्ट जाता है, ये स्पेसिफिक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है। ये निगमन विधि सामान्य से विशेष की ओर चलता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। ठीक है, ये देखो ग्रॉस मोटर पर बेस्ड है। आगमन विधि स्थूल होता है, स्थूल को ग्रॉस कहा जाता है, और स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चल, फाइन की तरफ। लेकिन सूक्ष्म से स्थूल की ओर अगर कौन चलता है तो वो आपका निगमन विधि चलता है। अस्थाई ज्ञान जानते हैं किस में मिलता है? अस्थाई ज्ञान जो एक्सपीरियंस, अनुभव, उदाहरण वगैरह लगा रहे हो, खुद स्वयं अनुभव द्वारा कर रहे हो, वहां आपको अस्थाई ज्ञान मिलता है, क्योंकि आपको अवसर मिल रहा होता है। छोटी क्लास होती है इसमें, आगमन विधि में छोटी क्लास होती है। लेकिन निगमन विधि में संस्मरण शक्ति का विकास होता है, क्योंकि आप नियम को सीखते हो, संस्मरण शक्ति का विकास होता है। इसमें कम समय से अधिक ज्ञान, कम समय में अधिक ज्ञान मिलता है निगमन विधि में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। रटने की प्रवृत्ति पे कौन बल देता है? अरे इतना तो बोल ही सकते हो। रटने की प्रवृत्ति पे कौन बल देता है? आगमन, आगमन, क्योंकि रूल पहले मैंने बताया था। क्योंकि आपको रूल तो रटना ही पड़ेगा, सार्वभौमिक सत्य है वो, है ना, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ठीक है मैडम, अब बताइए, अब ये चीजें क्लियर हुआ आपको? प्लीज। यस सर। चलो अब कर लोगे ना? हो गया सर। हाँ, देखो ये अज्ञात से ज्ञात की ओर जाता है, इसमें Yes, sir. जानकारी नहीं होती, अज्ञात होता है और ज्ञात की तरफ जाता है। और ज्ञात से अज्ञात की तरफ अगर मैं बात करता हूँ तो वो बेसिकली आगमन विधि जाती है। ठीक है, तो ये है, आपको इसके ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। चलिए एक बार हम लोग प्रश्न करते हैं थोड़ा तीव्र गति से। दिसंबर 2018 का ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र मैं आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ, और इसके पहले मैंने आप लोगों की क्वेश्चन पेपर मैंने कुछ करवा रखा है। थोड़ा सा तीव्र गति से बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया भी हो। प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत यह है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 बेसिकली एरर आया हुआ था, गलत आया हुआ था, मैंने कल की क्लास में बताया भी था कि ये जो इरिक्शन का है, इरिक्शन के द्वारा जो प्रतिपादित किए गए थे, उन्होंने कुल 8 सिद्धांतों के बारे में रिप्रेजेंट किया है। उनके 8 अवस्थाएं अलग हैं जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत कहलाते हैं। बात को ध्यान रखिएगा। और जो नीचे यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, ये ऑप्शन मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिए गए हैं जो सिगमंड फ्रॉइड के हैं। ऐसे प्रश्न पर सभी बच्चों को कॉमन नंबर मिला था, तो ये प्रश्न गलत आया हुआ था दिसंबर 2018 में। लेकिन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 129, ये प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सही है। और सवाल कहता है लिडमैन, देखो लिडमैन ना कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में लगभग 700 परियोजना, सामुदायिक परियोजना यानी कम्युनिटी प्रोजेक्ट का अध्ययन किया था। यही एक बंदा है जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में 700 प्रोजेक्ट पर वर्क करने वाला व्यक्ति, लिडमैन। और यही अध्ययन करके 10 चरण बताए थे। अगर हरियंट की किताब आपके पास है तो ये प्रश्न आपकी थोड़ी सी मदद करेगा हरियंट की किताब से, है ना। फिलहाल इस सवाल की जवाब अगर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं
तो ऑप्शन पहला कहता है कि आवश्यकता की चेतना, आवश्यकता की चेतना का प्रसार, आवश्यकता की चेतना का बहिर्वेशन, आवश्यकता के शीघ्र पूरा करने की भावनात्मक आवेग। आपका यही पॉइंट जो शुरुआत के 4 क्रम में दिए गए हैं, ये पहला ऑप्शन में ही दिया गया है, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन ही सत्य है ना। क्या है ये ऑप्शन आपका? ठीक है। तो लीडमैन, आपको ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। लीडमैन के संबंध में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपके परीक्षा में यहाँ से सवाल मिल सकते हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग इस प्रश्नों को अवश्य ध्यान में रखिएगा। कहीं कहीं अप्रोच ऑफ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी इसी प्रक्रिया को जाना जाता है ना। अब थोड़ा सा सुनिएगा, आपके सामने कहा आवश्यकता का चेतना का प्रसार को लेकर, यानी आपको कह रहा है कि जागृत अवस्था में समुदाय के अंदर ना या बाहर का कोई व्यक्ति आवश्यकता का प्रकटन करता है जो बाद में निश्चित परियोजना का रूप ले लेता है, इसलिए चेतना हो गया। ये आवश्यकता चेतना का प्रसार है। कहने का मतलब समुदाय में कोई समूह या संस्था के अंदर कोई नेता अपने समूह को इस आवश्यकता की वास्तविकता के विषय में बताता है, रियलिटी को बताता है, तो आपका चेतना का प्रसार हो जाता है। आवश्यकता का चेतना का बहिर्वेशन शब्द आ गया। देखिए बहिर्वेशन शब्द आ गया, आपके सामने प्रस्तुत हो गया और आप यहां पर हो सकते हैं कंफ्यूज। बहिर्वेशन का मतलब होता है प्रक्षेपण। क्या होता है? प्रक्षेपण। कहने का आशय यह है कि समुदाय का जो समूह आवश्यकता की पूर्ति में रुचि रखता है ना, वह आवश्यकता की चेतना का समुदाय के नेताओं पर प्रक्षेपण करता है, बहिर्वेशन करता है, और उन्हें आवश्यकता की पूर्ति के लिए तैयार किया जाता है, नीड के लिए, और जिन्हें आवश्यकता की चेतना का एक सामान्य रूप से ग्रहण कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, और आवश्यकता के शीघ्र पूरा करने का एक भावनात्मक आवेग होता है, और भावनात्मक आवेग उत्पन्न होना और उस आवश्यकता को शीघ्र पूरा करने के लिए प्रभावशीलता की सहायता जुटाई जाती है। तो ये आपके 4 स्टेप है। उसके बाद आपकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधनों का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर उसके बाद संसाधनों में संघर्ष होगा, फिर आपके सामने जो है जांच पड़ताल होगी, फिर समस्या के विषय में वाद विवाद होगा, फिर संसाधनों का एकीकरण होगा, फिर अस्थायी प्रगति के आधार पर समझौता होगा। तो ये स्टेज बनते हैं जो 10 स्टेजेस या 10 स्टेप या 10 अप्रोच के नाम से जाने जाते हैं। लीडमैन बहुत ही फेमस पर्सन, ये बात ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सवाल समझ में आ रहे हैं? अब ये सवाल आप लोग करेंगे अपने मन से और मुझे आप जवाब बताएंगे। कूट यहाँ पर मैं दिखाऊंगा नहीं आप लोगों को। प्लीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आपका ऑप्शन किस तरफ जा रहा है। तो प्लीज़ अब सभी लोग अपने प्रश्नों का आप सही तरीके से जवाब दीजिएगा, है ना। पहला प्रश्न आपके सामने 130, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। ओके, यस सर, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ। देखो देख के तो नहीं बोल रहे हो ना कोई बच्चा। अंतिम समय में अगर फर्स्ट, फोर्थ। हाँ, अगर अंतिम समय में देख के करेंगे तो ये समझो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज तो मत करना ये काम। नहीं सर, ऐसा नहीं कर रहे। तो यहाँ कहता है कि कार्यक्रम प्रबंधन में विभिन्न अवस्थाओं को तार्किक का मतलब होता है कि तर्क। देखिए पेपर में अगर आपने सही तरीके से तर्क किया है तो मैं क्या कोई बता रहा हूँ मैं आपको, सब कोई भी स्टूडेंट रहेगा, कोई भी टीचर रहेगा और भी कोई भी टीचर रहेगा, वो भी कहेगा कि 110% आप सही तरीके से प्रश्न सॉल्व करके आएंगे यदि तर्क सही करेंगे तो। और तर्क सही होगा कैसे? तर्क सही होगा जब आपको प्रश्न समझ में आएगा। प्रश्न कहता है कार्यक्रम प्रबंधन में विभिन्न अवस्था। देखिए भाई मैं कह रहा हूं कार्यक्रम का मतलब होता है प्लान और प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट। अब आपको जितना भी तर्क करना है क्रम में तो आप अपने दिमाग में रखिए कार्यक्रम मैनेजमेंट को। अब अगर आप और आसान नहीं समझते हैं तो आसान इस तरीके से कर सकते हो आप कि आप मान लो यहाँ पे कि कार्यक्रम प्रबंधन में आप कर रहे हो काम। आप ऐसे मान लो कि मैं अब अगर मैं काम कर रहा हूँ कार्यक्रम मैनेजमेंट तो मैं किन किन चीज़ों या किन किन अवस्थाओं से गुजरूंगा। तो सबसे पहले तो महसूस की गई आवश्यकता की पहचान। क्या आपको ये लगता है कि सबसे पहले आपको आवश्यकता की ज़रूरत पड़ेगी? यही चीज़ें आप उसके आइडेंटिफाई चीज़ों पर करते हैं सबसे पहले काम? भाई बिल्कुल करते हो सबसे पहले काम यही।
दूसरे नंबर पे आप क्या जी सर। दूसरे नंबर पे आप क्या कर, जैसे आपने क्या कर लिया, उसकी समस्या की आइडेंटिफाई कर लिया, पहचान कर लिया। तो बताइए, पहचान करने के बाद क्या आप गोल नहीं बनाओगे? क्या आप परियोजना निर्माण नहीं करोगे, प्रोजेक्ट नहीं बनाओगे? बनाऊंगा। पहचान करने के बाद उसकी समस्या के आधार पे गोल लूंगा। तो यानी दूसरा, पहले नंबर पे 3, दूसरे नंबर पे दूसरा। तीसरा नंबर देखिए, अब आपने ये सारा काम तो दो काम तो बड़े इजी थे। तीसरा कहता है कि आप निगरानी कर लो, मूल्यांकन कर लो। ठीक है भैया, अब आप समझ रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी आ रहा होगा, लेकिन एक बात बता दो, यह निगरानी लिखने से स्पष्टीकरण एकदम तरीके से हो जाता है कि रिकॉर्डिंग बेसिकली पहले आता है, रिकॉर्डिंग से पहले आता है। रिकॉर्डिंग के बाद वाले जो ग्रंथ वगैरह नहीं आते हैं, जैसे आपने संदर्भ समूह वगैरह पढ़ते हैं, वहां की पार्ट को रिकॉर्डिंग के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और निगरानी उसके बाद आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाएगा। निगरानी का मतलब होता है मूल्यांकन, यानी अनुश्रवण। अनुश्रवण का मतलब होता है देख रेख करना। ठीक है, वो आपका नंबर 1 आ जाएगा, और उसके बाद आपका लास्ट में आ जाएगा रिकॉर्डिंग। तो जिन बच्चों ने 3, 2, 1, 4 बताया है, वही ऑप्शन सही है। और जरा ढूंढिए है कि नहीं है। दूसरे में है। सेकंड ऑप्शन। हाँ, बस यही सवाल है। एक सवाल और देखिए फिर से, ये सवाल फैक्ट है, पक्का बता रहा हूँ, 100% ये सवाल आपको परसों मंगलवार के दिन सुबह आपको दिख सकता है। लेकिन आपको मैंने एक पीडीएफ देखना दिया है, कॉपी पर अपने साइट पे मेंशन करिए और वहाँ पे लिखिए कार्य की अवस्था। अवस्था अपने कॉपी पर लिखिए और स्टार लगाइए। आज इसको कंप्लीट कर लेना है आप लोगों को रात तक में, अवस्था को, जो मैंने पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है, समूह कार्य की अवस्था। ऐसा काम करोगे ना आज, बताओ करोगे? जी सर। करना है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ आप लोगों को ये काम करना है, ये बात ध्यान रखिएगा। समूह कार्य की अवस्था अगर आपके सामने आया हुआ है सवाल ये, तो मैं आप सभी लोगों से एक बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, और उस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या है, नॉर्दर्न एंड जो है यहाँ पे कूलैंड का नाम रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए नाम में थोड़ा सा बेसिकली क्या होता है, आगे पीछे आपको देखने को मिल सकता है। कूलैंड की जगह बेसिकली अगर आपको जो मैंने पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ में मिलेगा कोलोन का नाम मिलेगा। क्या नाम मिलेगा? कोलोन डनी का नाम मिलेगा। और नॉर्दर्न की जगह जो है गरलैंड जोन्स मिलेगा, है ना, गरलैंड जोन्स मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये नॉर्दर्न है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा, ये अलग स्टेटमेंट आ गया आपका। यहाँ अगर मैं बात करूँगा, एक चीज़ फिर सुनिए, यहाँ जो नॉर्दर्न है वो आपको नॉर्दर्न मिलेगा, नॉर्दर्न मिलेगा। और जो कूलैंड है, इसके क्या मिलेगा? करलैंड मिलेगा। आपको बता दूं, ये 2001 में इन्होंने अवस्था बताई थी। सबसे पहली अवस्था इन्होंने कहा था समावेश दिशा निर्देश। दिशा निर्देश को क्या बोलते हैं? अभिमुखीकरण बोलते हैं। क्या आप यहाँ पर पहले वाले पॉइंट को सही मानेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को सही मानेंगे? आपका थर्ड और फोर्थ तो गलत हो चुका है। यहाँ तक क्लियर है? दूसरे नंबर पर आपको मिलेगा अनिश्चितता पर्यवेक्षण। अनिश्चितता पर्यवेक्षण, और अनिश्चितता पर्यवेक्षण कौन सा जाएगा? पारस्परिक लक्ष्य को लेकर जाएगा या अनिश्चितता गन्वेषण जाएगा? तो यानी पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो गया है। पहला ऑप्शन सेकंड ठीक होगा सर, सेकंड ठीक होगा। देखिए भाई, म्यूट रहेंगे तो मजा आएगा क्लास में। मैं कह रहा हूँ कि आज आप लोग प्लीज़ म्यूट रहा करें। जिनके यहाँ से बैकग्राउंड आवाज़ वगैरह आती है, अच्छा नहीं लगता है, रिदम टूट जाती है पढ़ाने का। और यहाँ पर आपको क्या करना है, आज की क्लास में जब मैं कहूँगा तभी म्यूट होना है, अनम्यूट होना है, अदरवाइज़ नहीं। अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि समावेशन अभिमुखीकरण पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर अनिश्चितता गन्वेषण यानी अनिश्चितता परिवीक्षण भी कहा जाता है, तीसरे नंबर पर पारस्परिक एवं लक्ष्य की सफलता की बात होती है, तो यहाँ आप कह सकते हो कि पारस्परिकता एवं लक्ष्य प्राप्ति। और लास्ट नंबर पर होता है आपका पृथक्करण समापन, इसे कहा जाता है विभाजन का समापन।
ये आपका 2001 का था। इसी में आपको बता दूं, गर्लैंड कोलंडनी का नाम अभी मैंने बताया है 1976 वाला, ये याद रखना होगा। और ट्रेकर का नाम बताया है 1972 वाला, ये भी याद रखना है। और कैलिन का नाम आपको बताना है 1972, ये भी याद रखना है। ट्रेकर का नाम बताना है आपको, ट्रेकर का नाम बताना है आपको। और आपको टकमैन का नाम बताना है आपको, टकमैन। ये पीडीएफ आप लोग अभी देखेंगे। जिन बच्चों के पास पीडीएफ नहीं होगी मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। लेकिन नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ कि क्या क्या आज आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संरक्षणकारी श्रमिक विधानों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करिए। अब यही प्रश्न कल की क्लास में मैंने जितने अधिनियम थे सारा आपको लिखवाया है। अब आपको इसी में सारा चीजें आ जाएंगी। और क्षतिपूर्ति मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया भी था कि ये सबसे पुराना है। क्या है ये? सबसे पुराना है 1923। मजदूर भुगतान अधिनियम अगर मैं बात करता हूं तो 1936। मजदूरी, अच्छा भुगतान को संदाय कहा जाता है ना, पेमेंट कही जाती है, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, जो पेशा है, उस चीज को दर्शाया गया है इस अधिनियम में 1986 में। तो जरा जवाब बताएंगे कहीं सही क्रम प्लीज। अरे भाई फर्स्ट ऑप्शन, पहले फर्स्ट 23, 36 सर क्रम में ये हाँ सही जवाब, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। तो भाई यहाँ पे तो अब ये 4 तो फिर से एक बार दिमाग में देखिए, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, देखिए ताकि याद हो जाए। क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी 1948, बाल श्रम 1986। ये याद होना चाहिए आपको, भूलना नहीं है, सवाल आ सकता है। आगे देखिए, फ्रायड महोदय आ गए। कहां पर आए हैं ये? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में लेकर आए हैं। आप बताइए, फ्री एसोसिएशन किसका है? सर ऑप्शन फ्राइड का, सर फ्राइड का। फ्री एसोसिएशन किसका है? मैं पूछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हो। फ्राइड फ्राइड सर, फ्राइड। ईगो साइकोलॉजी किसका है? ईगो साइकोलॉजी किसका है? सिग्मंड फ्राइड सिग्मंड फ्राइड सर। अरे ईगो है अन्ना फ्रायड। ईगो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट अन्ना फ्रायड है। इनकी डॉटर। ड्रीम किसका है? स्वप्न, दिव्य स्वप्न, कॉन्सेप्ट किसका है? सिगमंड फ्रायड का। सिगमंड फ्रायड का। इरोस थेनाटोस मूल प्रवृत्ति किसका है? अन्ना सिगमंड फ्रायड। तो इसकी विकास के जो है अवस्थाएं हैं, मौखिक अवस्था है, गुदावस्था है, लैंगिक अवस्था है, काम प्रसूति अवस्था है, जननांगी अवस्था है। ये अवस्थाएं हैं। लैंगिक अवस्था में 2 ग्रंथि पाई जाती है, नाम बताइए। ऑडिपस और इलेक्ट्रा। ऑडिपस और इलेक्ट्रा सर। ठीक है, अब देखिए ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। अब यहां पर देखिएगा, सम्मिलित करने वाला। रिसर्च के दृष्टिकोण से मैं बात करूं तो ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इस प्रश्न के आधार पे मौखिक इतिहास जो होता है वो लोगों का ज्ञान को दर्शाता है, जो सर्वेक्षण होता है वो मात्रात्मक होता है, डेटा लिया जाता है। सर ऑप्शन जो सेकंड सैंपल होता है वो समग्र का प्रतिनिधि होता है। जो व्यक्तिगत अध्ययन होता है वो इकाई का गहन अध्ययन होता है। तो पहले का 2 दूसरे का 1, पहले का 2 दूसरे का 1, ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो आया है वो बी वाला ऑप्शन है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही है ना। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे रुक करेंगे।
ये सवाल भी आप सबको मैं बता दूं कि परीक्षा में आप लोग हाल ही के पेपर में देखते हैं इस सवाल को भी। सूची 1 सूची 2 ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फैक्ट में अगर प्रश्न बनाए जाते हैं ना तो यही सब प्रश्न बनाए जाते हैं फैक्ट में, वरना इससे तो फिर ये डीप में है, इससे इधर तो अगर आता है तो वो ऊपरी नॉलेज वगैरह सब कुछ मेंशन होता है। संकट हस्तक्षेप का अभ्यास की बात करते हैं तो लीडिया रोपोटर का नाम सही हो जाता है। जी यहाँ सर। पर अगर मैं कल्याण अधिकार अभ्यास की बात अगर आप लोगों से करता हूं तो यहाँ पर कल्याण अधिकार अभ्यास पर नाम रिप्रेजेंट नील बैटमैन का नाम, पीटर मार्क्स। जब मैं कार्यमुखी समाज कार्य अभ्यास को बताता हूं तो पीटर मार्क्स का नाम आ जाता है। लीना डोमिनल्ली तो आप सबको मालूम है कि नहीं भाई? लीना का नाम तो पता ही होगा। पर्यावरण को लेकर एक तो बात करेगा, हरित पर्यावरण को लेकर सवाल देखा है आपने, लीना जी डोमिनल्ली। एक आता है नारीवाद समाज कार्य अभ्यास में, जी सर। तो 2 जगह तो इसका नाम बड़ा फेमस है। तो जवाब आपका ऑप्शन कौन सा जा रहा है? पहला। अरे इतना तो बोल ही सकते हो। जी सर। जी सर। मतलब देखो मुझे बुलवाना Yes, भी sir. पड़ता है आप लोगों को। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, यूनिट नंबर 2 का। प्रतिपादक है परिवर्तन परिपेक्ष है। कहता है आपके सामने कि सेरोकिन महोदय का जो कॉन्सेप्ट है वो परिवर्तन के दृष्टिकोण से सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में एक तो नाम इनका आता है ना। दूसरी बात ये मानव समाज में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन संस्कृति गतिशीलता पर आधारित होती है। सोशल कल्चर एंड डायनेमिक किताब इन्होंने लिखा। संस्कृति की 3 अवस्था बताया है कि नहीं, भूलना नहीं चाहिए 3 अवस्था, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भावनात्मक, चेतनात्मक, आदर्शात्मक। क्यों? ये 3 आते हैं ना परीक्षा में, बिल्कुल आते हैं। परिवर्तन के चक्र में एक स्थिति ऐसी आती है जहां भावनात्मक और चेतनात्मक दोनों संस्कृतियों का मिश्रण हो जाता है, कंडीशन आती है, और वह प्रक्रिया चक्रीय परिप्रेक्ष्य को बताती है। बात है राउफ गुस्ताव डोरेनडार्फ। जहां कार्ल मार्क्स अपनी भूमिका द्वंद्व के सिद्धांत में रिप्रेजेंट होता है, तो वहीं वर्ग संघर्ष के सिद्धांतकार में आधुनिक समाज में वर्ग और वर्ग में संघर्ष जैसी अवधारणा 1957 में राउफ गुस्ताव डोरेनडार्फ का संघर्ष का सिद्धांत मूलतः सत्ता के संबंधों पर आधारित हो जाता है। तो सत्ता के संबंध पर आधारित है क्या? द्वंद्वात्मक। तो नाम बन जाता है संघर्ष का। ये किस विद्वान ने एक बात कही है, जरा ध्यान सुनिएगा, बताइएगा मुझे। पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के लिए संघर्ष होता है। प्लीज नाम बताइए उस विद्वान का। सर पुराने समाज का Dharendra आपने सर. पुराने समाज के अंत और नए समाज के जन्म के जो संघर्ष होता है वो कार्ल मार्क्स का परिभाषा है, कार्ल मार्क्स की परिभाषा है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आगे बात करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर पहले सिद्धांत पाठ योजना के विस्तार में इनका बड़ा अहम भूमिका आती है, पंचपदी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है कि समाज कार्य दर्शन अमूर्त और साधनों की विवेचना करता है या उपकरणों के रूप में सहायता करता है? तो जवाब बताइए कौन विद्वान ने कहा ये अमूर्त और साधन उपकरणों को रिप्रेजेंट किया समाज कार्य दर्शन को? सस्पेंशन। हर्बर्ट बिश्नो और हर्बर्ट स्पेंसर की बात अगर हम करते हैं तो समाज कार्य के परिप्रेक्ष्य में नाम इनका जो मेथड्स है प्लानिंग की, है ना, उसमें आपका आता है प्रस्तावना, विषयमुखी,
तुलना, सामान्यीकरण, पांचवा प्रयोग। यह हर्बर्ट स्पेंसर की भूमिका बनती है, क्रमबद्ध बोध कराने का बल देता है। तो ये क्रमबद्ध बोध कराने पर जब बल दिया तो इसका मतलब है कि ये विकासात्मक जैसी प्रक्रिया पर बल दिया है। एमिल दुर्खिम, जहां आप सब लोग जानते हैं कि आत्महत्या, सोसाइटी में श्रम विभाजन, धार्मिक जीवन में प्राथमिकता, तो समाजशास्त्री विधियों के नियमों के साथ साथ प्रकारीवाद में सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करने पर अगर संपूर्ण कोई अगर बल देता है तो एमिल दुर्खिम देता है। तो मैंने कल की क्लास में ही आपको पढ़ाया है एमिल दुर्खिम के बारे में कि संरचनात्मक और प्रकारीवाद की परिप्रेक्ष्य परिवर्तन दृष्टिकोण रिप्रेजेंट करता है। अब बता सकते हो मुझे यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही जा सकता है, बता सकते हैं आप क्या? पहला ऑप्शन तो सर कल आप पढ़ाए थे। हाँ, प्रकारीवाद और संरचनावाद कल पढ़ाया था, बिल्कुल सही बात कह रही हो आप मैडम। और ये चीज़ आपको जो मैंने कल की पीडीएफ देखो, पीडीएफ यहाँ पे सामने है, ये पीडीएफ मिल गई ना आप लोगों को? जी हाँ, फिर ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले सवाल, अगला सवाल आपके सामने सूची 1, सूची 2, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फर्स्ट के लिए। लेकिन देख रहे हैं सोशल वर्क में ये क्वेश्चन है ना, कोई बात नहीं, तैयार रहो, बैठे रहो, बस किसी में आए बस। एक चीज बता दूं, मेरी एक सिम थी जिस पे आप लोग कॉल कर रहे थे, वो कॉल नहीं लग रही थी ना, 8506031308 पे केवल व्हाट्सअप आ रहा था। अब ये जो है सिम चल रही है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरा जो एक नंबर और है 7827550998, यदि आप इस पर फ़ोन लगा रहे हैं, अगर ये बिजी जा रहा है या कॉल नहीं बात हो पा रही है, इस पर कॉल पे नहीं लग पा रहा, तो आप इस पर भी ट्राई कर सकते हैं। ये सिम जो है स्टार्ट होगी। बहुत सारे बच्चे जो है ये सिम पे कॉल पहले करते थे तो नहीं लगती थी, तो ये सिम स्टार्ट हो चुकी है, लग गई है ना। अब आप कॉल कर सकते हैं इस सिम पर भी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा कि समावेशी शब्द। अब यहाँ पे आपको ना अभी मैं इंग्लिश दिखाऊंगा, पहले हिंदी देख लीजिए। दूसरा है प्रयोगात्मक, तीसरा वर्णनात्मक, चौथा निदानात्मक। पेपर में पेज ऐसा ओपन पेज ही पलटना या ओटीपी आगे ऐसा करना, टर्न ओवर करना कि बगल वाले को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप बहुत पेपर तेज करें, बहुत जल्दी जल्दी पेज ओपन कर रहे हैं, आराम से पेपर यानी पीछे ओपन करके आप इंग्लिश देखना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए अदर स्टूडेंट को, है ना। ऐसा पढ़ना भी, ऐसा रीड भी करना कि बगल वाले डिस्टर्ब ना हो। अगर बगल वाला इस तरीके से पढ़ रहा है तो उससे बोल देना आप कि भाई आराम से पढ़ो, ठीक है, मन में पढ़ो ताकि मुझे डिस्टर्ब ना हो। इस तरह की चीज़ें आप उससे बोल के भी करवा सकते हो। तो आप लोग मनन करके पढ़ना ताकि बगल को डिस्टर्ब ना हो। तो आपने अभी यहाँ पे देखा, आप इसकी इंग्लिश देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल है, डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोसिस है। ये इंग्लिश भी देखना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि समावेशी शब्द किसको रिलेट कराएगा, इसमें कौन सा WH फैमिली आता है, क्या आप या क्या है इसको रिलेट कराएंगे इस प्रश्न में, ठीक है। यह क्या है और एक्सपेरिमेंटल में ऐसा क्यों है, क्यों होने की वजह से आपने विवरण दे दिया, ऐसा इसलिए है कि ऐसा ऐसा काम हुआ, इसलिए ऐसा है कि नहीं। और एक्सपीरियंस वाली प्रक्रिया में होता है जहाँ पे हम अनुभव के आधार पर करते हैं। लेकिन देखिए वर्णनात्मक साफ शब्दों में कहेगा कि वर्णन करिए, वर्णन कीजिए, कैसे करेंगे, मतलब आप बताइए वहाँ पे वर्णन करिए। नैदानिक तो निदान ही कैसे है, तो बहुत ही आसान से शब्द है। क्यों शब्द रिलेट कराएगा एक्सपेरिमेंटल को, क्या शब्द रिलेट कराएगा समावेशी को, कैसे शब्द रिलेट कराएगा आपका वर्णनात्मक को, है ना, या कैसे है, और कैसे निदान करें, ये शब्द रिलेट कराएगा आपका डायग्नोसिस को। और सही ऑप्शन का अगर आप चुनाव करेंगे तो जरा ढूंढिए, 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला सवाल,
वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं देखो एक पीडीएफ और बना के रखा हूँ आप लोगों के लिए 76 पेज का, है ना। उसमें भी टोटल लगभग मैंने कई यूनिट कवर कर दिया है 76 पेज में। अभी उसको मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, क्योंकि ये उस पीडीएफ में मेंशन किया हूँ ये वाला क्वेश्चन। ज़रा बताइएगा इस सवाल का जवाब, आप लोग बताइए। आप थोड़ा सा एक आध बार आप भी बोलिए कुछ, अब इसमें मैं शांत रहूँगा। अब बताओ एक किससे मैच होगा, बताओ सुनीता। मोनोगेमी एक का तीसरा, एक का थर्ड। मतलब आप कह रहे हो कि एक समय में केवल एक व्यक्ति से विवाह और उसकी प्रथा से विवाह या एक विवाही प्रथा, तो वो रिलेट कराने वाला परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण एक का थर्ड हो जाता है। ठीक है। पॉलिएंड्री बहुपति विवाह। फोर्थ। फ्रैटर्नल पॉलिएंड्री जिसको बहु रुपया जिनके कई भाई एक पत्नी को साझा करते हैं, जहाँ सोरल पॉलीगमी के विपरीत दर्शा देता है। तो आपका सेकंड, पति द्वारा पत्नी के भाई के साथ विवाह करना, पति द्वारा पत्नी के भाई, पत्नी द्वारा पति के भाई के साथ विवाह करना, पत्नी द्वारा पति के भाई के साथ विवाह करना आपका कहलाता है फ्रैटर्नल पॉलिएंड्री। सोरोरल पॉलीगमी बहुविवाह का एक रूप है जिसके या दो या अधिक बहनें एक पति या अधिक साझा करते हैं तो उस कंडीशन में होता है। तो यानी पति द्वारा पत्नी की बहन के साथ विवाह, पति द्वारा पत्नी की बहन यानी साली से, है ना, से विवाह करना। ठीक है, ये दर्शाता है आपको। जवाब बताइए आप यहाँ पे क्या होना चाहिए करेक्ट जवाब। ऑप्शन सर ऑप्शन लिखा है तो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा अब देखिए थर्ड। देख के बोलो आराम से। ऑप्शन नंबर थर्ड। अब सुनिए, अब मुझे जवाब बताइए। पेट्रीलोकल, फटाफट बताइए। पेट्रीलोकल किसे कहते हैं? पित्रात्मक। ओके, पेट्रीलोकल पित्रात्मक यानी वर के घर पे रहना। ठीक है। मैट्रीलोकल मात्रात्मक, मम्मी के घर पे। वधु के घर पे रहना। ठीक है, मम्मी नहीं लिखा रहेगा, वधु लिखा रहेगा। ठीक है। वे जो है वेंचुअल लोकल, वधु के मामा के घर, मामा के घर पे सर, मामा के घर पे। ठीक है, बताओ। अच्छा, नियो लोकल वाला नवस्थानीय, अपने आवास पे व्यवस्था नहीं की व्यवस्था करके रहना, है ना। कितने लोग अपने खुद आवास की करना। व्यवस्था करके रख रहे हैं इस समय है? बताइए इस वाले में नियो लोकल वाले में। अच्छा आप हो, चलो बढ़िया है। मैं भी हूँ। अच्छा मैं भी हूँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यानी तरक्की पे हो। गुड। मैं भी हूँ सर। अच्छा जी, आगे देखिए 139 आ गए इरिक्शन महोदय। यहाँ पे देखिए, आए तो जरूर इस पेपर में एक बार और पीछे, लेकिन एक नंबर दे के गए सभी बच्चों को कॉमन। अब दोनों लोग आ चुके, फ्राइड आ चुका था, इरिक्शन इधर आ गया। तो ये कैसे विद्यमान है ये दो चार ना, अब्राहम मैस्लो हो गया और इरिक्शन, सिगमंड फ्राइड, स्किनर, पावलोव, इनसे तो सवाल आते ही आते हैं, इनको भूलना नहीं चाहिए कभी भी। हैमिल्टन तो है ही है, हैमिल्टन तो सोशल वर्क में आ जाता है, ये साइकोलॉजी के पार्ट से टच करता है ना, ये लोग ये विद्यमान साइकोलॉजी को टच करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ इसने कहा कि एक जीवन की चरण है और एक विशेषता है। अब देखिए, मैं आपको जब 8 अवस्था बता रहा था तो मैंने आपको सबसे पहले सहस्वावस्था के बारे में जब पढ़ाया था तो वहाँ पे कहा डैश बना के कि एक विश्वास होता है वर्सेस अविश्वास होता है, याद होगा आप लोगों को। तो यानी मैंने इधर अवस्था बोला था,
और फिर उसके बाद मैंने इधर वर्सेस यानी जहाँ संकट आपके सामने, जहाँ संघर्ष हो रहा था, ये संघर्ष का पार्ट है, उसको भी बता रहा था मैं आपको। तो जो किशोरावस्था है, मैं 8 लिखवा दूं यहाँ पे? यस सर, लिखा दीजिए। शैशवावस्था, विश्वास, है ना? बनाम अविश्वास। 1 मिनट। वर्सेस अविश्वास। वर्ष बताइए। जन्म से 0 to 2 years. 18वां तक से 2 वर्ष कर लिए। 18 मंथ भी कह सकते हो, बिल्कुल सही बात है, गलत नहीं है। ठीक है, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मिल जाता है। दूसरी अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था, स्वायत्तता वर्सेस लज्जाशीलता। लज्जाशीलता दूसरा से तीसरा वर्ष, दूसरा हो गया। तीसरी अवस्था खेल अवस्था, क्रीडा अवस्था इसको बोलते हैं हम लोग, है ना? पहल शक्ति वर्सेस दोषित। अपराध बोध। देखो, इन सभी के बारे में मैंने पूरा डीप में पढ़ाया है, क्या इसमें क्या होता है, रीजन क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। चौथा तरुणाई अवस्था क्या बोलते हैं हम लोग? यौना अवस्था। यौना अवस्था, इसे आपको बता दूं, कहीं कहीं स्कूल अवस्था भी लिखा हुआ मिलता है। जी सर। 1 मिनट, यहाँ यौनावस्था नहीं कहना उचित रहेगा, है ना? इसको हटा दीजिए, यौनावस्था कहना उचित नहीं रहेगा यहाँ पे। 1 मिनट, इरेज नहीं हो रहा है, थोड़ा सा यौनावस्था कहना उचित नहीं रहेगा क्योंकि एज अभी बहुत कम है ना? आप यहाँ पे केवल स्कूल अवस्था करिए, स्कूल अवस्था। और परिश्रम वर्सेस हीनता, 6 से लेकर 12 वर्ष। 12 के बाद तरुणाई अवस्था को आप यहाँ पे शामिल कर सकते हैं, या टीन एज करेंगे तो बेटर रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे किशोरावस्था। 5वां अवस्था है ना ये, किशोरावस्था। ये इसको बोलते हैं अहम पहचान। अहम पहचान को एक नाम और दिया जाता है, जानते हो क्या नाम? देखो, मैं अभी लिखवाया है, हाँ, सबका अलग अलग नाम होता है। प्लीज यार म्यूट सुनीता जी म्यूट हो जाइए। हाँ, सुनीता पहचान बनाम संभ्रांति। हाँ, पहचान भ्रांति, है ना? पहचान भ्रांति 12 से 19। देखो, मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं किसी अवस्था के 2 नाम मिलते हैं ना, ये बात ध्यान रखिए। और ये मैं आपके नोट्स में लिखवाया है ना? नोट्स में लिखवाया है, लेकिन नोट्स देख लेंगे ना, और यहाँ पे स्टार बना के कॉपी में लिख लीजिए, इसको भी पढ़ना है। एक बार देखना, केवल अवस्था देखिए बस, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। नंबर 6 नंबर पे आइए। युवा को क्या बोल सकते हो? प्रौढ़ा। हाँ, प्रौढ़ावस्था। घनिष्ठता वर्सेस अलगाव। आप देखिए, आयु कितनी है? 20 से 30। इसी में शादी होती है ना, शादी विवाह इसी आयु में होता है, तो यहीं घनिष्ठ बनेंगे और यहीं डिवोर्स भी होता है ना? अरे भैया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना? तरीके और भी हैं इसके, है ना? घनिष्ठता और अलगाव की प्रक्रिया यहीं पर देखने को मिलता है, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में। एक आता है आपका 7 नंबर पे, मध्य प्रौढ़ावस्था। मध्य प्रौढ़ावस्था जानते हो क्या बोला जाता है? इसमें यूजीसी बहुत आगे है, यहाँ यूज करता है अधेड़ अवस्था। अधेड़ अवस्था यूज करता है ये शब्द, शुद्ध हिंदी। और ये क्या बनता है? उत्पादकता वर्सेस स्थिरता। उत्पादकता को जननात्मकता भी बोला जाता है कभी कभी, और स्थिरता को मंदता भी कहा जाता है। आयु कितनी होती है? 30 से 65। लास्ट 8वां अवस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था। इसी को जानते हो क्या बोला जाता है?
इसी को बोला जाता है पश्चातवर्ती जीवन। इसी को, इसमें होता है अहम संपूर्णता, अहम संपूर्णता वर्सेस निराशा भग्नाशा। इसे क्या बोलेंगे? भग्नाशा भी बोला जाता है। अविलकता, अहम संपूर्णता को और क्या कह सकते हो आप? अविलकता, विलकता भी इसी को बोला जाता है। आयु कितनी है ये? 65 प्लस कर दें? हाँ, चलो 8 हो गया कंप्लीट। बता दीजिए एक बार। जी सर। तो जरा जवाब बताइए अब। किशोरावस्था, आपको भी मैंने बताया, तदात्म्य वर्सेस भूमिका भ्रांति, है ना? पहला चला गया। दूसरा युवावस्था, घनिष्ठता बनाम घनिष्ठता बनाम एकाकी। एकाकी। अधेड़ावस्था, प्रजननता बनाम गति। गतिहीनता। और उत्तर प्रौढ़ावस्था को क्या बोलते हैं पश्चातवर्ती जीवन में? अविलकता वर्सेस जी सर। भग्नाशा। सब सामने सामने मैच कर दिया, क्या बात है भाई। चलो 1 2 3 4 देखो, कोई है ऑप्शन में? नहीं है क्या? थर्ड सर। जब थर्ड सर। थर्ड है। ठीक है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। केवल आप लोगों को मैं यहाँ पे जो है 3 से 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ। थोड़ा सा अपनी जगह से आप लोग खड़े हो जाइए, इधर उधर टहल लीजिए, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर आपकी मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। 3 से 5 मिनट का ब्रेक है ये, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। चलिए अब इस सवाल का जवाब बताइए आप लोग। वहीं से मैं वीडियो में कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टॉप कर दिया था, तो ध्यान से सीखिए। एक प्रश्न और आता है 140 नंबर का, कहता है आपसे कि एक तरफ सूची 1 में सिद्धांत दिए गए हैं तो दूसरी तरफ दिया गया है प्रवर्तक, है ना? अब देखिए जो चीज़ें यहाँ पर बेसिकली, जैसे हम लोगों ने जेड थ्योरी, एक्स वाई थ्योरी अभी यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। कॉपी पेन साथ में रखिएगा, फटाफट लिख लीजिएगा 2-3 बातें जो इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे देखिए ये जो 2 कारक सिद्धांत होता है ना, ये 2 कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत, 2 कारक सिद्धांत समझिएगा। 2 फैक्टर थ्योरी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना? इस सिद्धांत को अगर किसी ने पहले विकसित किया है तो उसका नाम आता है फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग। इसने प्रतिपादित किया है 2 फैक्टर थ्योरी। अब 2 फैक्टर थ्योरी जो होती है ये कार्यस्थल में कुछ कारक होते हैं। कार्यस्थल पर जैसे जब आप कहीं कार्य करते हैं तो उस जगह पे कुछ बेसिकली फैक्टर्स होते हैं जो नौकरी यानी जॉब की संतुष्टि का कारण बनते हैं। 2 फैक्टर थ्योरी, है ना? जो बेसिकली क्या करते हैं, जॉब की संतुष्टि का कारण बनते हैं, जबकि कारकों का एक अलग सेट असंतोष का कारण बन जाता है, जिसमें से ना सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। एक दूसरे से बेसिकली अगर मैं बात करता हूं तो स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और इसी प्रक्रिया में इसे 2 फैक्टर थ्योरी का नाम दिया गया। और 2 फैक्टर थ्योरी आप सुन लीजिए, थ्योरी ऑफ वर्कर्स मोटिवेशन, जहां कार्यकर्ता प्रेरणा का सिद्धांत, और 2 फैक्टर का यहाँ पे लिख देता हूँ, कार्यकर्ता मतलब कार्यकर्ता को मोटिवेट भी करता है, कार्यकर्ता प्रेरणा का सिद्धांत। अब प्रेरणा का सिद्धांत, अब पेपर में आ जाइए सवाल तो आप सोचेंगे सर ने बताया 2 फैक्टर थ्योरी, लेकिन कार्यकर्ता का फैक्टर का जो सिद्धांत है ना, ये भी हर्ट्ज़बर्ग ने ही तैयार किया था, जो ये मानता है कि कर्मचारी की नौकरी की संतुष्टि और नौकरी से असंतुष्टि अलग अलग कारक से प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, मैंने कहा कि खराब कामकाजी परिस्थितियां, है ना, असंतोष का कारण बन सकती है। खराब परिस्थितियां असंतोष का कारण बन सकती है, लेकिन
उत्कृष्ट कामकाजी मतलब बहुत अच्छा काम, वो संतुष्ट की उच्च दर का उत्पादन के रूप में एक कारण बन सकती है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई क्रिया या रिप्रेजेंट हो रही कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो जाहिर सी बात आप मोटिवेट हो जाएंगे। कोई खराब काम होता है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, इस कंडीशन में आता है। और इसी टू फैक्टर की समीक्षा सन 1957 में किया था। किसने? फ्रेडरिक हैसबर्ग ने। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या था इसमें एक, तो यहां पे ऑप्शन पहला चला जाएगा हैसबर्ग, सही हो जाएगा ना। दूसरा आ गया प्रत्याशा का सिद्धांत। दूसरा क्या आ जाएगा? प्रत्याशा का सिद्धांत। प्रत्याशा का सिद्धांत है ना, नोट कीजिए, प्रत्याशा का सिद्धांत। अब देखिए, प्रत्याशा का सिद्धांत यह अनुमान लगाने का प्रयास करती है कि दीर्घकालिक ब्याज दरों के आधार पर भविष्य में अल्पकालिक मतलब कम अवधि के लिए जो दरें होती हैं वो क्या होंगी, जो दरें होती हैं वो किन चीज को रिप्रेजेंट करती है ना। तो प्रत्याशा मतलब एक प्रकार से एक्सपेक्टेंसी फैक्टर कहलाता है ना। प्रत्याशा का सिद्धांत किसी व्यक्ति के प्रेरणा सीधे उसकी कड़ी मेहनत और श्रम के परिणाम स्वरूप अपेक्षित परिणामों से जुड़ी होती है। तो प्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत नाम आता है विक्टर ब्रूम का नाम। क्या नाम आता है? बोलो। विक्टर ब्रूम। विक्टर ब्रूम का नाम। किसी व्यक्ति की प्रेरणा सीधे उसकी कड़ी मेहनत से मतलब आपकी मेहनत से जुड़ी हुई है ना, और आपके परिणामों से जुड़ी होती है, तो वह प्रत्याशा का सिद्धांत बन जाता है। और प्रत्याशा के सिद्धांत में 3 कंपोनेंट है, 3 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं याद रखिएगा आप सभी लोग, है ना। 3 घटक। एक आपका रिप्रेजेंट करेगा प्रत्याशा प्रयास, प्रत्याशा प्रयास प्रदर्शन, ठीक है। और दूसरा आपका रिप्रेजेंट होगा, यही पहला ये हो जाएगा यहाँ पे, साधन प्रदर्शन परिणाम। दूसरा आपका हो जाएगा साधन प्रदर्शन परिणाम। तीसरा आप यहाँ पे ऊपर लिख लीजिए वायलेंस रिप्रेजेंट करेगा परिणाम पुरस्कार। ये 3 बेसिकली क्या है, इसके प्रत्याशा सिद्धांत के घटक के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, कंपोनेंट के रूप में रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस क्रिया को आप ध्यान रखिएगा प्रत्याशा के सिद्धांत में। ब्रूम ने ही प्रत्याशा के सिद्धांत में रिप्रेजेंट किया है। और ये 3 तो चरम पे होते हैं, जिसको हम 3 इस तरीके से लिख सकते हैं। नंबर 1 पर आप डाल सकते हो वायलेंस, कोई जरूरी नहीं 1 2 पे आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे नंबर 3 लिख दिया आप तो पहले नंबर पे आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी डाल लीजिए, वायलेंस कर लीजिए, जरूरी नहीं नंबर 1 पर यही होगा, है ना। वायलेंस कर लीजिए। नंबर 2 पे आप यहाँ पर कर लीजिए प्रत्याशा। नंबर 3 पर आप कर लीजिए साधन। बस ये 3 फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सर बैलेंस परिणाम के आगे क्या लिखा है? वायलेंस परिणाम के आगे मैंने पुरस्कार लिखा है, मैडम। पुरस्कार, ठीक है सर। पुरस्कार का मतलब होता है रिवॉर्ड, है ना। क्या होता है? रिवॉर्ड, ठीक है, याद रखिएगा। जी सर। हाँ, ये आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट होता है। उसके बाद एक आगे देखेंगे, एक और प्रश्न हम देखेंगे इसमें। वो क्या था, ये देखो विक्टर ब्रूम। सहभागिता का सिद्धांत आप देख रहे हैं यहाँ पे एक ना, किसका सिद्धांत? सहभागिता का सिद्धांत। अब देखिए जो सहभागिता है इसमें
एक्स और वाई थ्योरी आती है ना, थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई कि पहली बार किसने प्रतिपादित किया था? मैकग्रेगर। इसने अपनी एक पुस्तक लिखा था द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेस। दो शैलियाँ थी इसमें, एक यक्स थ्योरी थी। यक्स थ्योरी का मतलब जानते क्या था? यक्स थ्योरी का मतलब था सत्तावादी, और वाई थ्योरी का मतलब क्या था? सहभागी। इसी के नाम से जाना गया था ये, और ये मैकग्रेगर का था। ये आपका सही हो जाएगा। जेड थ्योरी, देखिए जेड थ्योरी ना मानव संसाधन प्रबंधन में यूज होता है ये, जो संगठनात्मक व्यवहार और संचार और संगठनात्मक विकास के लिए मैनेजमेंट का दृष्टिकोण रिप्लाई करता है। तो नाम सुना आपने? लिंडन उर्विक। लिंडन उर्विक। मैंने इन सभी के पूरे नाम बताए हैं सबका, है ना। तो ये याद रखिएगा, ये 1943 में एक इन्होंने द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक किताब लिखा था 1943 में। किताब फिर से बोल रहा हूँ, द एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन 1943 में, और उसी समय थ्योरी जेड दी गई थी, और ये लिंडन उर्विक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 1 2 3 4 ही तो ऑप्शन में है सब, यही ना? सीधा सीधा मैच हुआ है क्या? आगे पीछे सीधा सीधा सब हाँ। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा आपका? दूसरा भी। हाँ, अगला सवाल देखिए। देखिए ये क्वेश्चन 141 क्या कहता है आपसे? कहता है कि सूची 1 में प्रबंधन तकनीक है तो दूसरे में प्रतिपादक का नाम है ना। अब पहला आपसे क्या बोल रहा है? पहला कह रहा है कि प्रबंधकीय नेतृत्व की पद्धति के रूप में एबीओ एमबीओ मतलब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एक मॉडल है ना ये। तो एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव रणनीति प्रबंधन मॉडल है ये। संगठन के प्रदर्शन में सुधार करना है। जॉर्ज ऑर्डियन का नाम आता है, जॉर्ज ऑर्डियन का नाम आता है, ये उसी के प्रतिपादक हैं एमबीओ के, है ना। और यहाँ पे देखिए रणनीति नियोजन में TOWS मैट्रिक्स है। मैंने इसको पढ़ा रखा, मुझे याद आ रहा है, मैंने पढ़ाया है। फुल फॉर्म इसका याद रखिए। नंबर 1 पे क्या होगा? ट्रीट्स होगा। नंबर 2 पे अपॉर्चुनिटीज होगी। नंबर 3 पर वीक होगा। वीक मतलब कमजोर ना। और नंबर 4 पे क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ, है ना। ये होता है ताकत, कमजोरी। ताकत स्ट्रेंथ हो जाएगा, कमजोरी ये हो जाएगा, अपॉर्चुनिटीज अवसर हो जाएगा, और ट्रेड्स का मतलब हो जाएगा खतरे, है ना, खतरों का विश्लेषण। ठीक है। और नाम आता है हाइंज बिचरी, जो है बीच रिच का नाम आएगा। यहाँ पे देखिए बी रिच का नाम आएगा, हाइंज ब्रिच का नाम आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बता दूं आपको, विश्लेषण क्लासेस व्यापार का ये उपकरण विभाग है, वहाँ एक टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो उस प्रक्रिया में ये ट्वेस या टॉन्स शब्द जो है यूज होता है ना, उस टेक्निक में। और एक आता है डेल्फी विधि। डेल्फी यह एक संरचित संचार तकनीक है या विधि है जहाँ व्यवस्थित संवादात्मक या पूर्वानुमान सहित के रूप में कोई क्रिया विकसित होती है, तो वहाँ पर आता है। ये डेल्फी ने 1950 में रैड के नाम से ये प्रक्रियाओं को रिप्रेजेंट किया था। डेल्फी विधि में ओलाफ हेमलर, और यहाँ पे ओलाफ हेलमर का नाम आ जाता है, इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित हुआ। और ये प्रौद्योगिकी के प्रभाव के अनुमान लगाता है। ये डेल्फी विधि प्रौद्योगिकी
के प्रभाव का, प्रौद्योगिकी की, टेक्नोलॉजी के प्रभाव का क्या लगाता है, अनुमान लगाता है डेल्फी विधि। विचार मंथन, विचार मंथन को जानते हो क्या बोलते हैं, बुद्धिशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बुद्धिशीलता। किसी विशेष वाणिज्य या तकनीक समस्या को हल करने के लिए ज्ञान साझा करने की जो विधि होती है उसी को कहते हैं हम लोग विचार मंथन। और मैं आपको बता दूं, एलेक्स ओसबोर्न द्वारा, एलेक्स एफ एसबोर्न द्वारा, ठीक है, 1953 में, 1953 में, ठीक है, अप्लाइड इमेजिनेशंस का एक किताब लिखा था। उसी किताब में ये समय ये प्रकाशित किया था 1953 में। अप्लाइड इमेजिनेशंस किताब थी, उसी में। जरा मैच करिए ऑप्शन को। पहले का 3 है, ऑप्शन ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन थर्ड होगा। यही देखो भाई यार, क्या कर रहे हो। पहले का 3 गया है, दूसरे का 1 गया है, तीसरे का 4 गया है, दूसरे का 2 गया है। कहाँ थर्ड होगा, दूसरा सही है, दूसरा ही होगा सर। दूसरा है सही। मुझे भी थोड़ा लग रहा था, लेकिन मैंने कहा हमारे तरफ से निकाल का था सर। हाँ सर, क्या कर रहे हमारे हो तरफ से हमारे तरफ से आंसर निकालने का था तुमको। सर? समझ नहीं पाया मैं, फिर से बताइए। आंसर हमारे तरफ से निकालने का तुमको। कोई समझ पा रहा है सर की बात, क्या कहना चाह रहे हैं? सुनीता? नहीं सर। नहीं सर, सर पता नहीं, ये समझ आया हमारी तरफ से निशान लगा देना। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या बोल अच्छा रहे अच्छा हैं। अच्छा, तो निशान तो लगा दे रहे हैं सर, यहाँ पर देखिए निशान लगा दे रहे हैं। आप लोग जो है करिए। मुझे लग रहा था कि इस सवाल का जो जवाब था ऐसा मस्तिष्क में चल रहा था मेरे कि हो सकता है वो है, लेकिन बट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है सर। और आप लोग थोड़ा सा सही से मैच करिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए, सूची 1 और सूची 2 है आपके सामने। अनुभाविक शोध है, वस्तुनिष्ठता है, तथ्य है, विषय निष्ठता है। देखिए अब इस प्रश्न में आपके सामने मैं कहूँगा इंग्लिश देखिएगा, क्योंकि बड़ा स्पष्टीकरण करेगा इस तरीके के शब्द जो आते हैं, ठीक है। एम्पिरिकल रिसर्च होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, और एक फैक्ट होता है, एक सब्जेक्टिव होता है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, क्योंकि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवाल इससे चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो, एक एक प्रश्न आता है। यानी मान चलिए कि 4 नंबर आपके आएंगे इस 2 टॉपिक से। अब समझिएगा, अनुभाविक या एम्पिरिकल रिसर्च की बात जब मैं आप लोगों से करता हूँ तो आपके सामने जवाब आना चाहिए केवल क्षेत्र आधारित आंकड़े। और जब मैं आपसे बात करता हूँ वस्तुनिष्ठता पर, तो ये बेसिकली पूर्वाग्रह रहित होगा। तथ्यों की बात अगर मैं आप लोगों से करूंगा तो अनुभाविक साक्ष्य होते हैं यहाँ पर, लेकिन विषय निष्ठता की बात करता हूँ तो व्यक्तिवादिता या व्यक्तिगत अभिकथन पर होता है। विषय निष्ठ मतलब क्या होता है, ये भेदभाव सहित होता है, भेदभाव सहित। अब इसका मतलब क्या हुआ विषय निष्ठ में, कि मैं आपको ध्यान में रख कर अगर कार्य कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर भेदभाव कर रहा हूँ और बच्चों के साथ, क्योंकि मैंने आपको फोकस करके ही सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो विषय निष्ठता है। तो इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए, काम होना चाहिए वस्तुनिष्ठता के आधार पे, सभी जो है बराबर के रूप में। तो यहाँ पे क्वालिटेटिव नहीं होता है। तो ये जो आपका विषय निष्ठता होता है ये गुणात्मक पर आधारित होता है, गुणात्मक शोध पर आधारित होता है। और गुणात्मक शोध जब बेस बन जाता है यहाँ पे उसकी क्वालिटीज़ वगैरह पर, तो ये भेदभाव शामिल हो जाता है इसमें, है ना। तो जरा इसका ऑप्शन मिलाइए जरा एक बार आप लोग। एक का 3, सेकंड ऑप्शन। हाँ सेकंड ऑप्शन आपका आगे, सेकंड ऑप्शन आएगा। देखिए अगस्ट काम्टे ने भैया क्या दिया है पता होना चाहिए, द पॉजिटिव फिलॉसफी, पहला ही 1880 में दिया था। कब दिया था? 1880 में। और 1880 ने 1830 में दिया था। दी
पॉजिटिव फिलोसफी, उसी में समाज के ब्रह्म विज्ञानी तत्व मीमांसा प्रत्यक्ष चरण। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और हर्बर्ट स्पेंसर, समाज जिसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष की आवश्यकता या आवश्यक बना दिया जाए, अस्तित्व के लिए संघर्ष को आवश्यक बना दिया जाए, ये भी सही है, सामने सामने हो रहा है। कार्ल मार्क्स, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारात्मक और एकल कारक सिद्धांत है, यही आपका एकल कारक सिद्धांत के रूप में, और सामाजिक परिवर्तन का निर्धारणात्मक में आपका रिप्रेजेंट होता है या फिक्स में, ये आपका सामने मैच हो जाता है कार्ल मार्क्स का। एंड एक शब्द और यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, वेबलेन कहता है पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने में दूरगामी भूमिका निभाता है। तो देखो अब सुनिए, जो ऑगस्ट काम्टे है, सामाजिक प्रत्यक्षवाद को दिया, सामाजिक सिद्धांत दिया, जहाँ मानवता के धर्म में हुई प्रक्रिया, जहाँ सिस्टम ऑफ पॉजिटिव की 3 अवस्था बताई थी इसने, विज्ञानों का श्रेणीक्रम, गतिशील समाजशास्त्र, सकारात्मक पद्धति, ठीक है, या प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत, ऑगस्ट काम्टे का नाम आ जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर पंचपदी प्रणाली में मैंने आपको पढ़ा रखा है, जहाँ पर जिसमें अस्तित्व के लिए संघर्ष आवश्यक होता है, ये होता है। कार्ल मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थी, जो है द होली फैमिली, सर्वहारा वर्ग, भौतिकवाद, एकल कारक का सिद्धांत, पूंजीवाद समाप्त करना है, वर्ग संघर्ष पर बात करना है, दास कैपिटल की बात करनी है ना, दास कैपिटल की, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है, इस तरीके की बात कार्ल मार्क्स में आ जाता है। और जो थोरस्टीन वेबलिन की बात करता हूँ, पूंजीवाद में या पूंजीवाद के जाने माने आलोचात्मक एक विद्वान है। द थ्योरी ऑफ द लीजर क्लास की बात करते हैं। पर्यावरण सामाजिक परिवर्तन लाने से में दूरगामी भूमिका को निभाते हैं, इसलिए आपका ये सही जगह। अगेन सामने सामने मैच हुआ है, 1 2 3 4, तो क्या ऑप्शन नंबर पहला सही होना चाहिए? पहला सही होगा, बिल्कुल। आगे देखिए, संगोत्रता का श्रेणी रिलेट कराएगा मर्डोक। मैंने आपको लिखवाया है ना मर्डोक का नाम जनक के रूप में। अरे भाई देखा करो नोट्स वगैरह, कभी कभी नोट्स करवाया है ना। संगोत्र, रिश्तेदारी की श्रेणी, विश्व संस्कृतियों का जो है एटलस, जॉर्ज मर्डोक का नाम आता है, ठीक है। द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म शब्द का नाम आपने सुना होगा, तो वो मैक्स वेबर का नाम आता है, जहाँ प्रस्तुत होता है जीवन संभावना, है कि नहीं, जीवन संभावना, समझे। नौकरशाही की अवधारणा, जीवन की संभावना, इकोनॉमिक ऑफ सोसाइटी किसकी है? मैक्स वेबर की है। संस्कृतिकरण, हाँ, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास का नाम आता है। दक्षिण भारत की जाति प्रथा, जाति सामाजिक स्तरीकरण, संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण पर कार्य अगर किसी ने किया है तो एम.एन. श्रीनिवास ने किया है। जरा एक सवाल बताइए, बहुत फेमस है, MPPSC का सवाल है वो। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? आधुनिक भारत में जो तेज श्रीनिवास, कब? 1963। लिटिल एंड ग्रेट ट्रेडिशन, भाई बता सकते हो? रॉबर्ट रेडफील्ड। हाँ। लिटिल कम्युनिटी बताइए। रेडफील्ड। अरे लिटिल कम्युनिटी, अच्छा हाँ रेडफील्ड आएगा, मैं सोच रहा था वो वाइट कॉलर क्राइम में, वाइट सदरलैंड 1939। ठीक। इसकी 4 विशेषता बताइए, रेडफील्ड की 4 विशेषता बताइए। 4 विशेषता बताइए। लघुता, समीपता,
आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता, विशिष्टता, लघुता, समरूपता, और एक क्या होगा? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। बिल्कुल सही जवाब। ये 4 विशेषता हैं लिटिल कम्युनिटी के, है ना? बहुत बढ़िया। 1955 में। ठीक है, ऑप्शन मिलाइए जरा। बी। बी ऑप्शन। बी सही है। सेकंड। ओ भाई, आसान सा सवाल, सबसे आसान सवाल। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर है। ये क्वेश्चन गलत है क्या? अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये राष्ट्रीय पूछा है। एक राष्ट्रीय कुछ सर। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 3 दिसंबर। 11 अक्टूबर। ठीक है, 11 अक्टूबर का होगा। यहाँ सर अगर हम बात करते हैं आपसे कि जो मैच हुआ है वो 9 दिसंबर का मैच होगा। 9 दिसंबर का मैच होगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस इससे ना, इससे मैच होगा। और उसके बाद 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को। 3 दिसंबर को 3 दिसंबर को विश्व निषेधता दिवस। विश्व निषेधता दिवस। 3 दिसंबर को विश्व विश्व निषेधता निषेधता दिवस। दिवस, हाँ, दिव्यांगता दिवस। 5 दिसंबर को विश्व आर्थिक एवं सामाजिक विकास दिवस। ठीक है, ये देखो, ये ऑप्शन आपका मैच होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए। अच्छा, 8 मार्च। 13 फरवरी सर। 13 फरवरी सर। अरे वो अंतर्राष्ट्रीय। ये मैं 8 आपसे पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ? राष्ट्रीय ना पूछा हूँ, राष्ट्रीय महिला दिवस पूछा हूँ ना। सर 8 मार्च। अरे 9 अगस्त को मनाते भाई, सरोजिनी नायडू का वाला है ना ये। अंतर्राष्ट्रीय मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाएंगे, है ना? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन। 13 फरवरी था ना सर। 13 फरवरी पहला ही ऑप्शन है 13 सर। फरवरी दिवस नहीं। यहाँ आपको, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, यहाँ आपको 13 फरवरी दिवस के रूप में आपको रिप्रेजेंट नहीं करना है। 13 फरवरी दिवस जो मनाया जाता है वो विश्व रेडियो दिवस के रूप में आता है मैडम, है ना, फरवरी में। और बेसिकली जैसे आपने यहाँ पे प्रतिवर्ष 13 फरवरी सरोजिनी नायडू वाला है ना, 13 फरवरी महिला दिवस। मैं 13 फरवरी महिला दिवस आता है। और मैंने क्या लिखवाया आपके यहाँ पे? 9 अगस्त ना, 9 अगस्त। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी, 9 अगस्त को हटाइए। हाँ जी, 13 फरवरी हटा दीजिए। जो है आप सभी लोग कर लीजिए, यहाँ पे 13 फरवरी कर लीजिए राष्ट्रीय महिला, 9 अगस्त को हटा दीजिए। सर जो 24 जनवरी को मनाया जाता है बालिका दिवस, वो इंटरनेशनल लेवल वाला है। हाँ, तो 24 दिवस, जो 24 तारीख को बात कर रहे हैं आप? 24 जनवरी जी सर। 24 जनवरी का जो दिवस मनाया जाता है, उस प्रक्रिया में अगर हम लोग जब भी बात करते हैं तो बालिका दिवस के रूप में आता है, लेकिन वो राष्ट्रीय लेवल पर आता है। वो कब आता है, किस लेवल पर? अक्टूबर में भी तो मनाया जाता है, अक्टूबर में। नहीं, राष्ट्रीय बालिका दिवस है भाई, क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग? राष्ट्रीय बालिका दिवस होता है। तो सर यहाँ पे भी राष्ट्रीय बालिका दिवस ही लिखा है ना, जो हम 9 दिसंबर को लगा रहे हैं। कहाँ 9 सर ये क्वेश्चन ही गलत होगा।
क्वेश्चन गलत नहीं है, इसको हटाइए, ये सब हटाइए फालतू चीज़। यहाँ से पहले आप इसको हटाइए, यहाँ पर लिखिए राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी रखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च रखिए, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी रख लीजिए। ठीक है, इतना कंफर्म कर लीजिए। तो सर ये ऑप्शन गलत लिखते हैं क्या? कहाँ ऑप्शन में नहीं से ऑप्शन मैच हो रहा क्या? पहले का मैच 9 दिसंबर सर गलत है, 9 दिसंबर बालिका दिवस दिया हुआ है। 9 दिसंबर क्या है यार? 9 दिसंबर राष्ट्रीय बालिका दिवस। यही ना आप बता रहे हो? जी सर। पीछे करो सर। क्वेश्चन, बात तो सही कह रहे हो आप। सर बालिका दिवस तो जनवरी में होता है, इसमें लिखा है दिसंबर। 24 जनवरी को सर। तीन बाकी तो सारे मैच हो रहे हैं ना। अच्छा, इसको 9 दिसंबर को हटाइए जरा एक बार, बाकी मैच करिए जरा, अभी पता चलेगा। पहले का गया है आपका कोच से अंतर्राष्ट्रीय। सर डी का 3 है सर, डी का है क्या? पहले का डी है, पहले का 4 किसी में है, पहले का 4 है ना, ठीक है। अब वो ऑप्शन पहला फर्स्ट ऑप्शन जा में रहा है, अपना भी आएगा सर। दूसरा का 3 जा रहा है, ये जा रहा है आपका, तीसरे का 2 जा रहा है, ये जा रहा है आपका, अब पहले का 1 जा रहा है। ये लास्ट वाला मुझे लग रहा है गलत है, बाकी तो सारा सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर पहले का ही चुनाव जी सर। ऑप्शन नंबर 1 का ही चुनाव करिए, ऐसा लग रहा है। बट सर मिसप्रिंट, सर हमें लग रहा है मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन, हाँ मिसप्रिंट है ये डेट उसने मिसप्रिंट महीने को उठाया, कहा कि भैया 2, 3, 5, 9 जैसे उसके दिमाग में आया, फटाफट डेट लिखा, दिसंबर बनाया, इधर अपने आप कोई ना कोई दिवस डाल दिया। चलिए कोई बात नहीं, मिसप्रिंटेड हो गया पेपर। एक क्वेश्चन कॉमन नंबर मिले होंगे सभी बच्चों को। यहाँ अब आप आगे बढ़ेंगे आगे। ये देखिए सवाल आपका यहाँ पे हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैं आपको कुछ ट्रिक बताता हूँ। ये देखो मैंने तरीका आपको बताया है सॉल्व करने का, गद्यांश पढ़ो, गद्यांश पढ़ के जवाब दो, है ना। ये मैंने आपको सॉल्व बताया है, ठीक है, करने का तरीका। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप लोग ना ट्रिक को समझिए कि अगर बाय द वे सवाल गलत होते हैं परीक्षा में, अगर नहीं आते हैं आपके, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेंगे आप परीक्षा में। पहली चीज़ आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ट्रिक, ठीक है। यूजीसी नेट 2024 की बात कर रहा हूँ, और वो भी 18 जून को जो एग्ज़ाम होने वाला है मॉर्निंग शिफ्ट में। क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगे ट्रिक में, अगर पेपर में आपको दिखता है तो। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, जिस ऑप्शन में अनुभव शब्द लिखा हो, ठीक है, अवसर शब्द लिखा हो, ठीक है, प्रतिस्पर्धी शब्द लिखा हो जिस ऑप्शन में, ठीक है, अनुभव, अवसर, प्रतिस्पर्धी, स्वयं द्वारा करके, करने पर बल दिया जा रहा हो, बल दिया जा रहा हो, वह ऑप्शन आपका सत्य रहेगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। हतो उत्साहित, हतो उत्साहित एक शब्द आता है, ये कमी को दर्शाता है, ये हमेशा गलत होता है ऑप्शन में। और जहां हमेशा केवल शब्द आते हैं, ये ऑप्शन एलिमेंट कर देना गलत होता है, ऑप्शन वो गलत होता है, ठीक है। जो ऑप्शन बड़ा होगा, जो ऑप्शन बड़ा लिखा रहेगा, मतलब आप ऐसे ऐसे करके लाइन मत मिलाने लग जाइएगा कि यहाँ से ऐसे ऐसे, कभी कभी क्या होता है पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, तो वो ऑप्शन बड़ा वाला, ठीक है, सत्य होता है, ठीक है। ऑल ऑफ दी एबव गद्यांश में सत्य होता है, गद्यांश में
सत्य होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर समझ रहे हो ना आप लोग? बताइए, बोलिए। जी सर। हाँ, जहाँ आपके ऑप्शन में, ठीक है, अध्ययन के साथ जो है लिखा हो सहित संपूर्ण ब्यौरा दे रहा हो, ऑप्शन में अध्ययन लिखा हो और संपूर्ण के साथ उसका ब्यौरा मिल रहा हो, तो वो ऑप्शन आपका सत्य होगा। और जिस ऑप्शन में संपूर्ण शब्द भी लिखा रहेगा वो ऑप्शन भी आपका सत्य रहेगा, वो ऑप्शन आपका सत्य माना जाएगा, गलत नहीं होगा। सार्वभौमिक सत्य है जहाँ वैज्ञानिक चीज़ें लिखी रहेंगी, कौशल लिखा रहेगा, कौशल या निपुणता। ठीक है, कार्य स्थल पर कार्य, कार्य स्थल पर कार्य सत्य रहेगा, वो भी ऑप्शन हमेशा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और सिद्धांत, उपकरण, जांच, परीक्षण, अवलोकन, मूल्यांकन जैसे शब्द हमेशा सत्य होंगे, हमेशा सत्य रहेंगे ऑप्शन में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे रटना अगर कहीं लिखा है रटने पर, है ना, हमेशा गलत होता है ये ऑप्शन, हमेशा ऑप्शन ये क्या होता है, गलत होता है। जहाँ प्रणालियाँ लिखी हो, प्रणालियाँ, ऑप्शन सत्य होता है, वो ऑप्शन सत्य होता है। जहाँ कल्याण लिखा हो, वेलफेयर, सत्य होगा ऑप्शन, ऑप्शन सत्य होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बताइए। सार्वभौमिक शब्द लिखा हो, सार्वभौमिक, सार्वभौमिक शब्द लिखा हो, यह ऑप्शन भी आपका सत्य माना जाएगा। समाज के आधार पर, समाज के आधार पर कार्य हो रहा हो और सभी का विकास हो रहा हो, ऑप्शन का मतलब बता रहा हूँ मैं, सभी का विकास हो रहा हो, वो ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, वो सत्य जाएगा, वो ऑप्शन क्या जाएगा, सत्य जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात क्लियर हुई? वो बताइए। जहाँ जहाँ वास्तविक शब्द लिखा हो, वो ऑप्शन सत्य जाएगा आपका। ठीक है, जहाँ शब्द प्रतिनिधान व प्रतिनिधित्व लिखा हो, वो ऑप्शन आपका जो है सत्य जाएगा। जहाँ वस्तुनिष्ठ लिखा हो, वस्तुनिष्ठ, वो ऑप्शन सत्य जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सत्य होगा वो। जिस ऑप्शन में संसाधन लिखा हो, ठीक है, वो ऑप्शन आपका सत्य जाएगा। जहाँ योजना लिखी हो, प्लान, नियोजन, वो ऑप्शन आपका सत्य जाएगा, वो ऑप्शन आपका सत्य जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बताइए। जहाँ समानता की बात हो, वो ऑप्शन सत्य जाएगा। जहाँ व्यवसाय की बात लिखी रहेगी, वो ऑप्शन सत्य जाएगा। ठीक है, व्यवसाय की बात, है ना। जहाँ सहभागिता लिखा हो, लिखवा दिया सहभागिता शायद में, नहीं लिखवाया था, तो वो ऑप्शन आपका सत्य जाएगा। ठीक है, जहाँ मानदंड लिखा हो,
जहाँ औपचारिक लिखा हो, औपचारिक, ये ऑप्शन सत्य जाएंगे। नियम, ये सब सत्य जाते हैं। ठीक है, बताइए क्लियर है इतनी बातें, एक बार स्पष्ट करिए एक बार। जी सर। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को जो है ध्यान में रखनी पड़ेगी, है ना। ट्रिक है, देखो मैंने शायद, मुझे याद आ रहा है कि मैं आप लोगों को पहले भी कहीं इसके बारे में, ट्रिक वगैरह के बारे में बता रखा है पहले से भी। करवा दिया सर, ये PDF भी दे दिया। हाँ, तो वो पहले भी मैंने आप लोगों को इन्फॉर्म कर चुका हूँ ना, तो इसलिए प्लीज़ उस PDF को एक बार देख लीजिएगा आप सभी लोग, है ना। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने और भी चीज़ें जो है मेंशन कर रखा है। ठीक है, चलिए, ये तो आपका था आज की क्लास। आज की क्लास यहीं तक रहने दे। हाँ बताइए सर कुछ क्वेश्चन थे। क्या कह रहे। विषय लिस्ट और वस्तु लिस्ट दोनों सेम होते हैं, अलग होते हैं? विषय वस्तु और विषय लिस्ट और विषय वस्तु और व्यक्ति लिस्ट, ये सब थोड़ा सा समझ देखो एक्सप्लेन कर दीजिए। विषय वस्तु और विषय निष्ठ बात एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है कि नहीं। और ये किस पे होता है, पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पर, किसी एक व्यक्ति पर। और वस्तुनिष्ठ जो होता है, अभी एक सवाल तो था, अभी मैंने बताया तो था अभी आपको, यहाँ पे वो पूर्वाग्रह रहित होता है, वो सभी पर बात करता है, सभी के साथ में लेकर चलता है, सभी के साथ चलता है, ये है ना, सभी के साथ चलता है। ये वस्तुनिष्ठ को रिप्रेजेंट करता है, वस्तुनिष्ठ, है ना? समझ रहे हैं ना आप। हाँ जी सर। और फिर व्यक्ति लिस्ट? व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिनिष्ठ तो हो गया, व्यक्तिनिष्ठ तो यही है ना, विषय वस्तु। सर ये तीन एक ही है इसमें? कहाँ एक है, व्यक्तिनिष्ठ मतलब किसी एक व्यक्ति पर बात होना व्यक्तिनिष्ठ कहलाएगा, यही ना होगा भाई। और विषय लिस्ट वस्तुनिष्ठ भी भेदभाव सही से होता है, वो भी व्यक्ति पे ही होता है। वस्तुनिष्ठ भेदभाव पूर्वाग्रह रहित हो रहा है ना। तो अच्छा, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। हाँ, वस्तुनिष्ठ अलग होता है, व्यक्तिनिष्ठ विषय वस्तु एक होता है, विषय वस्तु या व्यक्तिनिष्ठ। सब्जेक्टिव मैटर पर बात करना, पर्टिकुलर उस चीज पर बात करता है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, है ना। कल जो है पेपर शुरू करेंगे, कल पेपर करेंगे एक। ठीक है, बाकी आप लोग ये स्टडी करिए, है ना, स्वतः स्टडी करने पर बल दीजिए आप सभी लोग, तभी मज़ा आएगा चीज़ों को करने में, है ना। अभी मैं इसका वीडियो का प्लेलिस्ट PDF वगैरह आप लोगों के ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना। आप मुझे ज़रा बताइए, इसमें किसी कोई डाउट वगैरह पूछ सकते हैं आप लोग, किसी चीज़ को लेकर डाउट मन में बन रहा है या कुछ चीज़ें। अभी आपकी एक क्लास है ना, कल लेकिन लास्ट क्लास है ना आप लोगों की। ठीक है, उसके बाद DSSB वाले कितने बच्चे हैं इस समय यहाँ पे, जरा हैंड। सर हमारे MPPSC का सर कर रहा है ना सर क्लासेस भी। हाँ, उनका DSSB MPPSC, पूनम भी है, सोनी भी है। ओके भाई, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद तो आप ही लोगों का है, सुजाता सैनी भी है। ठीक है भाई सुजाता, इसके बाद तैयार रहो। ठीक है, एक दिन केवल रेस्ट देंगे, फिर उसके बाद तैयार रहना। ठीक है रवि, राकेश भी हैं। ओके राकेश जी, चलिए फिर आप लोग जो है, कोई डाउट वगैरह किसी को नहीं है ना। नो सर। चलो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में हम लोग मॉर्निंग में। और अभी आपकी शाम की क्लास नहीं होगी, बीच बीच में मैं कोई एक आध छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। ठीक है, छोटी छोटी 10 मिनट 15 मिनट की वीडियोस, कुछ अपडेट वगैरह मैं आप लोगों के डालता रहूँगा आज, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट किसी को ना, ग्रुप में मैसेज करो, समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है अनीता, अंजलि जी सर। किसी भी समस्या का समाधान अगर चाहिए, किसी भी चीज़ को लेकर, PDF कंटेंट नोट्स, जो भी चीज़ें अगर आपको हैं, आप तुरंत हमें जो है बताइए, मैं आपको तुरंत उसका जवाब आपके ग्रुप में दूंगा। ठीक है।